हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। और इवोल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का है, इसको अपन जितना जल्दी हो सके इसको समअप करेंगे। और शॉर्ट में मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, तो आप पूरा का पूरा अपना ध्यान यहाँ पे रखें। और बाद में जब ये वीडियो आप समझ लें तो उसके बाद आप इसके नोट्स बना लेना वीडियो से ही। ओके, सो इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था? तो देखो, आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर कुछ बहुत सारी थ्योरीज मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन वहाँ से याद कर लेना। यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर पुराना है, ठीक है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज का जो क्लस्टर है, मतलब एक एक्यूमुलेशन है, वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। और एक गैलेक्सी किसको बोलेंगे? तो गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है? स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। अब वो क्लाउड काय के होते हैं? तो गैस और डस्ट के। इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सारी कुछ थ्योरीज भी दी गई थी, ठीक है, जिसमें से थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखो ध्यान से, सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन बोला जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जो कि अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म में अगर हम बात करें तो। सेकेंड नंबर पे, जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ था, यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड होने लग गया, फैलने लगा। टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होने लगा। और जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो फॉर्म होने लगी, जो कि कुछ टाइम के बाद हुई थी, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशन गैसेस कंडेंस, अब जितने भी गैसेस थे वो कंडेंस होने लगी। कंडेंस मतलब हो गई धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में आने लगी, एंड देन फॉर्म गैलेक्सीज। और उस वजह से क्या बन गई है? गैलेक्सीज बन गई है। ओके, सो नाउ द अर्थ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूनिवर्स है वो कितना ईयर ओल्ड है? 20 बिलियन ईयर ओल्ड। और हमारा जो अर्थ है उसको एस्टिमेटेड है कि 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। नो एटमोसफियर ऑन अर्थ, ठीक है। कब, कौन से टाइम पर अर्थ पे एटमोसफियर नहीं था? अर्ली, मतलब स्टार्टिंग जब टाइम पे हुआ था, ठीक है। वाटर वेपर, क्या क्या अवेलेबल था? वाटर वेपर, CH4, CO2 और NH3, ठीक है। मीथेन और अमोनिया, मीथेन और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जो वेपर्स हैं वो। रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टेन मास, ये कहाँ से रिलीज हुआ था? तो जो बेटा धरती बन रही थी, अर्थ बन रही थी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी वॉल्केनो इरप्शन हुए थे, और उस वजह से बहुत सारा मोल्टेन मास बाहर क्रिएट हुआ, और उन्हीं में से ये कंटेंट हमें मिले, ठीक है। अब क्या हुआ? इन सभी ने क्या किया था? सरफेस को कवर कर लिया। किसके सरफेस को कवर कर लिया? अर्थ के सरफेस को कवर कर लिया, ठीक है। इन चारों पांचों ने मिलके किसको कवर कर लिया? अर्थ के सरफेस को। उससे क्या हुआ? टेम्परेचर और कम हुआ, और पानी की बूंदें जो हैं वो यूवी रेस की वजह से टूटने लग गई। यूवी रेस जो कि कहाँ से आ रही है? सन से। और H2O टूटा, और क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो हल्की होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से स्केप हो गई, लेकिन जो ऑक्सीजन थी उन्होंने वहाँ के अमोनिया और मीथेन के साथ मिलके बहुत सारे ऑक्साइड्स बना लिए, जिसमें से पानी भी एक पर्टिकुलर चीज़ है कि और वाटर फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन और H2O मिलके, CO2 फॉर्म हुई, और अदर ऑक्साइड्स फॉर्म हुए। अब धीरे धीरे देखो बेटा, ऑक्सीजन जब नहीं होगी तब हम बोलेंगे कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वहाँ पर, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, वाटर वेपर था, CH4 था, CO2 था और NH3 था। कोई ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लिखा है। इट मीन्स उस टाइम पर अर्ली जो अर्थ था हमारा, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, फ्रीली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, वीकेंड से, है ना, फ्रीली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो हम ऐसे एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको जरूर याद रखना। पर धीरे धीरे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, ऑक्साइड्स बनने लगे, फिर ओजोन लेयर फॉर्म होने लगी। कैसे ओजोन लेयर फॉर्म हो रही है कि O2 को जब इसको तोड़ा जा रहा है, किसकी वजह से? यूवी रेस की वजह से। तो O2 से ऑक्सीजन जो है वो क्या बना रही है? O3 बना रही है। और O3 होने की वजह से क्या बन गई? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर के बारे में आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस रही होंगी उनमें पढ़ा होगा कि ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ओजोन लेयर बनी, और जिसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया धरती पर कि वहाँ पर धीरे धीरे लाइफ ओरिजिन होने लगी। तो कैसे हुआ? सबसे पहले ओजोन लेयर बनी, फिर वाटर वेपर जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? रेन में कन्वर्ट हो गई, बारिश होने लगी।
और बारिश होने की वजह से जो धरती पर बड़े बड़े गड्ढे थे वो इतने बड़े गड्ढे थे जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वो पूरे फिल होने की वजह से ओशियंस बन गए। अब यही समुद्र हैं और धीरे धीरे लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर बैक हमें बोला जाता है कि इतने टाइम पहले अपीयर होना स्टार्ट हुई होगी। ओके, तो देखो अर्थ जो है वो कितना ईयर पुराना है, 4.5 बिलियन, और लाइफ का जो ओरिजिन बताया जाता है कि हाँ वो धीरे धीरे अपीयर होना चालू हुई थी, वो हुई थी 4 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपलेस्ट थिंग थी, मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो सेल्यूलर था, नॉन सेल्यूलर था, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ केमिकल कंपोजिशन ऐसा बोला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे। पहले बोला जाता था कि थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया और कॉस्मोइक थ्योरी का ये कहना था कि कुछ स्पोर्स यानी कुछ बीज या पेनिस्पर्म्स बाहर से हमारे यूनिवर्स से कहीं से धरती पर आए मीटियोराइट्स के साथ, और यहाँ पर क्या करने लगे, ग्रो करने लग गए। उन्हीं में से ह्यूमन बीइंग का कोई सीड होगा, मतलब स्पोर होगा, और हम ग्रो हो गए ना। तो ये एक पहले हाइपोथेटिकल चीज़ थी जो आज मानते नहीं है इसको, ये गलत है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली अपीयर हो जाना। लाइक लिविंग थिंग जो है वो कहाँ से बने हैं, डिकेइंग मैटर से। ऐसा बोला जाता था कि कोई चीज़ सड़ी गली चीज़ है तो उससे लिविंग थिंग बन जाएगी, लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस साइंस नहीं था, तो कोई भी इसको एक लेवल पे अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके बता रहा था, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको किसने डिसअप्रूव्ड किया है इस थ्योरी को, तो देखो बेटा, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिसअप्रूव्ड बाय द लुइस पास्चर। उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फ्लास्क लिए थे, एक फ्लास्क ओपन रखा था, दूसरा फ्लास्क क्लोज रखा था, ऐसे ढक दिया था। ठीक है, उन फ्लास्क में क्या रखा था इन्होंने, हीट किल्ड ईस्ट ब्रोथ। ठीक है, हीट से किल्ड हुई ईस्ट को वहां रख दिया था, और देखना चाह रहे थे कि क्या कोई नए ऑर्गेनिज्म यहाँ जनरेट होते हैं। तो जिसको उन्होंने पूरा पैक किया था, यानी कि जिनका माउथ जो है वो क्लोज्ड था फ्लास्क का, वहां पर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं लिया। लेकिन जहां पर ऑर्गेनिज्म अरोज, हीट किल्ड ब्रोथ बट ओपन फ्लास्क, जहां पर एयर जो है वो एंटर कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं एयर से ही वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर हो रहा था, और वहां पर क्या आ रहा था, और कोई लाइफ आ रही थी। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऐसा नहीं है कि सड़ी गली चीज़ों से, वो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे लाइफ अरोज हुई थी। ओके, सो नाउ द थर्ड थिंग इज दैट थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बेटा इसको थोड़ा एक्सेप्टेड है, पूरा ही एक्सेप्टेड है, थोड़ा तो क्या है, और इसको देने वाले कौन है, ओपेरिन एंड हेल्डेन, जिन्होंने फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम, उन्होंने बताया था कि पहली लाइफ जो है वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। यानी कि कमल सर आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनके कोई पेरेंट हैं जो कि लिविंग हैं, और उन्हीं से वो आए हैं। सीधी सीधी बात है, एक गाय आई है तो गाय से पहले कौन आया था, तो उनकी भी पेरेंट्स आए थे, तो वो भी लिविंग थिंग थे। तो लाइफ इज एग्जिस्टिंग हियर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। ओके, एंड द सेकेंड थिंग उन्होंने जो बताया कि ये जितना भी लाइफ है ये ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आया है। जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ से आए हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब ये धीरे धीरे हम बैकवर्ड में जा रहे हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म एक तो ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये तो लिविंग है, तो हम इसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये कहाँ से आया, ये कहीं ना कहीं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, आरएनए और प्रोटीन का ही कॉम्पोजिशन है। ठीक है, पर आरएनए प्रोटीन कहाँ से आया, और थोड़ा पीछे जाए तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया, इनऑर्गेनिक मैटर से। ओके, इनऑर्गेनिक मैटर में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई है केमिकल इवोल्यूशन में, आपको बताया अमोनिया, आपको बताया मीथेन, ठीक है, आपको बताया है वाटर वेपर, और ये भी बताया है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या था, हाईली रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, यानी कि कोई भी फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये सब के सब उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी दी थी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ओपेर एंड हेल्डेन ने नहीं दिया था। तो आए हैं अब यहाँ मार्केट में 1953 में एस.एल. मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। तो उन्होंने इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, तो इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस वाले
जो सर्कुलर आपको ग्लास दिख रहा है, इसमें देखो ध्यान से इलेक्ट्रोड लगाया है जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेगा। यानी कि आप समझो कि ये सन वाला काम कर रहा है, सन रेज जो आ रही थी वहाँ से, यूवी रेज वगैरह, तो इस वाले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का हमने किसको सब्सटीट्यूट करवाया है, किससे सब्सटीट्यूट करवाया है, सन से। ओके, अब यहाँ पर मिलर जी ने क्या किया, कुछ गैसेस इसके अंदर रखी जिसमें से मीथेन, अमोनिया, H2O, पानी भी इसके अंदर रखा और हाइड्रोजन रखा, है ना। अब देखो यहाँ पर पानी जो था वो बहुत गर्म था, वाटर की वेपर्स थी, पानी ऐसे फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था कि पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल करते गए और यहाँ से जो स्टीम वाटर था, बिल्कुल यहाँ पे जो भाप थे वो क्या हो गई, यहाँ से वो भाप यहाँ से गिरने लगी। तो क्या होने लग गया, एक टाइप से रेन भी हो रही है, वाटर वेपर भी अवेलेबल है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जो अर्ली अर्थ पे था, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके कुछ टाइम तक इसको चलाया और करते कुछ टाइम के बाद इन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को जो भी यहाँ पे फॉर्म हुई होगी वो उसको क्या किया, कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद इस वाले एरिया से जो कि आपको यहाँ वॉल्व दिख रहा है उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना, और उसको स्टडी किया तो देखा उस लिक्विड वाटर इन ट्रैप में जो भी लिक्विड वाटर था उसके अंदर क्या मिला, उसके अंदर मिला अमाइनो एसिड्स। क्या मिला उसके अंदर, अमाइनो एसिड्स। देखिए फ्यू अमाइनो एसिड्स वर बी फाउंड एट दैट पॉइंट, ठीक है। धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट हुए, अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उनको तो ये भी चीज़ें मिली, शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और कुछ पिगमेंट और फैट भी मिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ meteorite आर also रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवोल्यूशन में कि हमें पता चले कि जो कंडीशन हमारे यहाँ रही होगी और एक लाइफ बनी है और उसी टाइप की कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें हमें मीटियोराइट पे भी मिल रही हैं। ओके, सो ऑल लाइफ फॉर्म वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर ओनली। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी की दे रखी है, तो आप इसको याद करिएगा। और फोर्थ नंबर पे जो आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉन्सेप्ट वो है बायोजेनेसिस। देखो बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करना, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही थी वो उसको ये बताया गया है कि वो 3 बिलियन ईयर बैक मतलब पहले थी। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन सेल्यूलर यानी कि कोई सेल्यूलर अपैरेटस नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, यानी एक बिल्कुल बिल्कुल ईजीएस्ट कुछ एक जाइंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। वुड हैव जाइंट मॉलिक्यूल एंड मे बी रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता होगा, ठीक है। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 2000 मिलियन ईयर एगो। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत टाइम लगा सेल्यूलर फॉर्म आने में, यानी कि नॉन सेल्यूलर एग्जिस्ट 3 बिलियन ईयर पहले से कर रहा है और 2 मिलियन ईयर, मिलियन और बिलियन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ओके, तो इसको याद करिएगा। नाउ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। स्पेशल क्रिएशन, गॉड टाइप की इंफॉर्मेशन कि भगवान वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। नॉट एनी मोर एक्सेप्टेड, इसको ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है। बहुत बताया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे आज जो हम देखते हैं उन स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से कहना है कि वो पहले ही ऐसे ही थे, उनको भगवान ने, और भगवान जगह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ, यानी कि ये जो कुछ लिटरेचर वाली चीज़ें जो पहले किसी ने दी थी उन्होंने गॉड लेवल पे इसको आइडेंटिफाई करवाया और एक हाइपोथेटिकल चीज़ें दी, बताया कि जो गॉड ने हमें पहले क्रिएट किया था आज भी हम वैसे ही हैं, हम में कोई एवोल्यूशन नहीं दिखता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम में बहुत सारे एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इवोल्यूशन के बहुत सारे हमारे पास क्या है, एविडेंस है, जिसमें बताया गया है कि धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। हमारे जो एंसेस्टर हैं वो किस टाइप के थे, वो एप लाइक थे, ठीक है, लंगूर जैसे रहते थे, तो हम उन्हीं से इवॉल्व हुए। तो द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि 5 तरह के ऑर्गेनिज्म है अब इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन 5 से और भी नई वैरायटी बन सकती है और उनमें बहुत सारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। अर्थ एज 4000 साल पुरानी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज से 18,000 साल पहले क्या हुआ था, एक आर्ट मिली है हमें अपनी अर्थ पे, अपने किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर एक
एक केव आर्ट है, मतलब गुफा के अंदर कुछ आर्टिस्टिक काम किया है, ये काम कौन करेगा? कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ही करेगा ना, जो कि मैन लाइक होगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आज बताई जाती है तो ये गलत होती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हमने बहुत सारी स्टडी कर ली है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिया है। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? अपने डार्विन भैया कहाँ गए थे? अपने डार्विन भैया गए थे चार्ल्स डार्विन सी वोएज, एक समुद्री जर्नी पे गए थे। सेल शिप, उनके जो शिप का नाम था वो था HMS बीगल। इसकी इन्फॉर्मेशन याद जरूर रखिएगा। इन्हें नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड को विजिट किया था, वो ज़्यादा टाइम दिया था वहाँ पे, वो है गैलापागोस आइलैंड। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। उन्होंने इस जर्नी पर जाते हुए बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जो कि आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत काम की है। तो उन इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज दे दिया है, तो ध्यान से देखिए। उनको कहना है कि जो चार्ल्स डार्विन है, उनका ये कहना है कि द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरिंग डिग्री, ठीक है। आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा की क्या करते हैं, मतलब देखा जाता है कि बहुत सारी उनमें वेराइटीज़ हैं। वेरिंग डिग्री मतलब कुछ उनकी वेराइटीज़ हैं, और वेराइटी सिर्फ उनके बीच में नहीं है, उनसे भी मिलती जुलती है, जो आज से मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब वो हमारे एंसेस्टर होंगे, तभी तो हमारे कुछ रिजेम्बलेंस उनसे मैच कर रहा है। ओके, नाउ देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। उनका ये कहना है कि इवोल्यूशन, चेंजेस, वेरिएशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा माइन्यूट सा चेंजेस हो रहा है। आप देखिए कि एक गुल्लक है, गुल्लक में 1 रुपया डालने पर उसकी पूरी जो गुल्लक की फिटिंग है वो टूटेगी नहीं, लेकिन एक के बाद 2, 3, 4, 5 धीरे करते करते महीनों या 1 साल बाद वो गुल्लक पूरा पैक होने के बाद एक लास्ट कॉइन अगर उसमें डाला जाए जहाँ पर कोई स्पेस ना हो, तो वो गुल्लक टूट जाता है। मिट्टी के गुल्लक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हुआ, वो टूटा, यानी कि हमें दिखा कि अरे ये क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। पर ऐसा नहीं है, इवोल्यूशन तो पहले सिक्के से ही चालू हो गया था, लेकिन उसने बड़ा रूप तब लिया जब धीरे धीरे वो इवोल्यूशन एक्यूमुलेट होने लगा, देन और नई स्पीसीज बन जाती है। तो ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। चलो, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एनी पॉपुलेशन इज बिल्ट, जो भी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन बन रही है उनके अंदर थोड़ी छोटे लेवल पे है, लेकिन वेरिएशन अवेलेबल होता है। मतलब पॉपुलेशन के अंदर भी आपको वेराइटीज मिलेगी, ठीक है। चलो आगे 4th नंबर पर उन्होंने कंक्लूड किया था कि सम कैरेक्टर्स दोज गिव एडवांटेज टू द सर्वाइवल बेटर। मतलब अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो कैरेक्टर्स उनको और ज़्यादा एटमोसफेयर को एडप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, कि वो फिट हैं, वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में फिट हैं। सो फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल विल एक्वायर मोर प्रोजेनी और प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी इन द इन्वायरमेंट। इट मीन्स उनके पास ज़्यादा प्रोजेनी होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ज़्यादा एडॉप्ट किया है। और सेम चीज़ों को देखो अल्फ्रेड वॉलेंस उसी सेम टाइम पर, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर ली थी चार्ल्स डार्विन ने, तो कुछ ज़्यादा ही इनका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चल रही थी, तो अल्फ्रेड वॉलेस को ज़्यादा आवाज़ आई नहीं, लेकिन बाद में हमने इनकी इन्फॉर्मेशन भी जोड़ी है कि अल्फ्रेड वॉलेस भी सेम टाइम पर, सेम पीरियड के टाइम पर, सेम टाइम पर इन्होंने भी स्टडी करी थी। और कौन सा आइलैंड पे काम करा था, मेले आर्कीपेलेगो। तो ये जब डार्विन जी की अदर आइलैंड पे काम कर रहे थे, तब अल्फ्रेड वॉलेस भी आर्कीपेलेगो नाम के एक आइलैंड पे काम कर रहे थे, और वो भी सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे। तो ये जो चारों इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, इन्हीं से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन किसकी थी, अल्फ्रेड वॉलेंस के। तो उनका ये कहना था कि एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। यानी हमारे एंसेस्टर जो हैं वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग हिस्टोरिकल टाइम में वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इपोक्स और पीरियड्स एंड एरा, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड में हम उनको काउंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से एविडेंस हमारे पास है, हमें कैसे पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था स्पेशल क्रिएशन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है कि 4,000 साल पुरानी धरती है, हमारा जो इवोल्यूशन हो रहा है हमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हम जैसे थे हम वैसे ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड क्या बोलता है कि सेडिमेंटरी रॉक्स, मतलब जब धरती को अगर अपन माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे हमें फॉसिल्स मिलते हैं। जैसे डायनासोर्स, आज तक हमने लिविंग डायनासोर्स नहीं देखा है, पर नॉन लिविंग क्यों देख पाए, क्योंकि उसको सेडिमेंट्री के अंदर पड़ा हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, तो हमें उसका फॉसिल मिला और हमें पता चला कि हम यहाँ पर पहले नहीं आए हैं, हमसे पहले भी यहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म रह चुका है। सो जितनी ओल्डर फॉसिल मिलेगा, मतलब जितनी ओल्डर रॉक मिलेगी उतना ही ओल्डर वो फॉसिल माना जाएगा कि ये उतना पुराना है। ठीक है, दूसरा बताता है, अब देखो बेटा, इसमें आपकी इस बुक की स्टडी दो चीज को बात करती है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन, मतलब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अंस हैक्कल, उनका कहना है कि हमारा जो एम्ब्रियो है, जब उसको एग्जामिन करोगे आप तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं के एम्ब्रियो हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, जाइगोट के बाद से लगा के 1 से 2 महीने तक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, 3 महीने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है गेस्टेशन पीरियड के अंदर, मोस्टली वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो क्या होता है, मैच करता है। इसका मतलब उनका ये कहना था कि ये भी तो एक एवोल्यूशन है कि हाँ कहीं ना कहीं हम एक जैसे रहे होंगे और धीरे 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 जाके अब हमारा जो एडल्ट एरिया है उसमें ये चीज़ें अब्सेंट रहती है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बातें कर रहे थे। वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ये हमारे पास भी गिल स्लिट्स अवेलेबल रहते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है हम में, लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं तब हमारे पास से वो अब्सेंट हो जाता है, नॉट इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो वेस्टिजियल जो गिल स्लिट है उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी है अर्नस्ट हैक्कल ने, लेकिन इसको डिसअप्रूव्ड भी किया गया है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर के नाम से। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया है, बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको स्टडी कर रहे हो और बोल रहे हो कि सारे के सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वर्टिब्रेट्स की वो एक ही थ्रू से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने और ऑब्जर्वेशन किया और बाद में इसको डिसअप्रूव किया है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में अवेलेबल है, तो उसको याद करना कि अर्नस्ट हैक्कल सपोर्ट कर रहे थे, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे थे इवोल्यूशन के लिए, लेकिन इसको अपोज किसने किया, तो कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। तो बेटा आपको याद करना आसान है, अर्नस्ट हैक्कल सपोर्ट कर रहे थे और अर्नस्ट बेयर मतलब बियर पी के सब अपोज कर रहे थे, ऐसा कुछ कर लेना। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज दैट कौन सा हमारे पास ऐसा इवोल्यूशन के लिए हमारे पास एविडेंस है, वो है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इतनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो हम ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो बेटा बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। देखो होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, जिनके स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें देखो ये मेन, चीता, वेल और बैट, इन सब के अगर 4 लिम्ब को देखा जाए, 4 लिम्ब मतलब ऊपर के हाथों को, तो देखो इन सभी के जो बोन्स हैं उसमें बराबर बोन्स मिलेगी, सिर्फ शेप में आपको डिफरेंस मिल सकता है क्योंकि इवोल्यूशन धीरे धीरे इनको शेप को किसी को बढ़ा दिया है, किसी को छोटा कर दिया है, किसी को अदर फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए उनको मॉडिफाई कर दिया है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको बहुत सारी डिजिट्स दिख रही है, तो अराउंड 14 डिजिट्स हैं, तो सभी में 14 डिजिट्स मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हिमरस है, ये रेडियस, ये अल्ना है, तो सब में आपको मिलेगी 2-2 बोन्स, यहाँ पे भी 2 बोन, यहाँ पे भी 2 बोन, यहाँ पे भी। तो ये क्या है कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर जा रहा है, लेकिन फंक्शन क्या है, इसका उड़ने का है, इसका क्या करने का, तैरने का, इसका दौड़ने के लिए, और इसका किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए मैन के अंदर इवॉल्व हुआ है। तो ये क्या है, वैसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्लांट के लिए भी अवेलेबल है कि इनके जो स्ट्रक्चर है, बोगेनविलिया, कुकुरबिटा, ये जो थ्रोन है और ये जो टेंड्रिल है, जो कांटा बना है और जो इसको किसी दूसरे प्लांट से अटैच करने के लिए टेंड्रिल बने हैं, ये दोनों का ओरिजिन एक ही है, एंसेस्टरी जो है इनकी एक ही टाइप की है, लेकिन फंक्शन दूसरा दूसरा हो गया है। तो ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ये आपका बुक का ही एक डायग्राम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 4 लिम्ब, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, अभी हमने किया। वर्टिब्रेट के जितने भी हार्ट हैं, देखो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, मोस्टली सिमिलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर। थोन्स ऑफ द बोगेनविलिया, तो बोगेनविलिया अभी हमने आपको डायग्राम बताया बोगेनविलिया का, ये वाला,
और ये है कौन सा है, कुकुरबिता। तो ये दो अलग अलग प्लांट है और इनका ये जो थ्रोन और टेंड्रिल बन रहा है इनका ओरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन धीरे धीरे इनके फंक्शन बदल गए हैं। तो इस टाइप से हुआ है। कुछ दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और होमोलोगस ऑर्गन के साथ अटैच कर दी है जो आपको याद करनी है। होमोलोगस ऑर्गन क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन दो तरह के, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। इन दो वर्ड को ध्यान समझे। अगर एंसेस्टर एक है और उनके जो बच्चे हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अलग टाइप का बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, अलग, तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट हो गया। ये एवोल्यूशन क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो अभी मैंने आपको जो बताया है कि ये जो मैन है, ये चीता, वेल, बैट, इन सब के एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं धीरे धीरे इतने लंबे टाइम के बाद इवोल्व हुए हैं और आज के टाइम पे बिल्कुल अलग दिखते हैं, फंक्शन अलग करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। साथ में कॉमन एंसेस्टर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इन सभी का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो हुआ है पर ये कहीं ना कहीं एक ही जगह से निकले हैं, तो यानी जो सेंटर में है वो एंसेस्टर था। ओके, तो ये हो गया होमोलोगस ऑर्गन। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन। कन्वर्जेंट, ओके, डाइवर्जेंट का उल्टा कन्वर्जेंट, और डिफरेंट एंसेस्टर। क्या बोलना चाह रहा है, बहुत फोकस करिएगा, ध्यान समझिएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इनकी बॉडी डिजाइन देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, अंदर से आप बोन वगैरह सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, पर फंक्शन जो है वो सेम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बर्ड्स और बटरफ्लाई में जमीन आसमान का अंतर है। बर्ड एक एव्स के अंदर आता है, लेकिन बटरफ्लाई किस में आता है, बटरफ्लाई आता है इंसेक्ट में। लेकिन इनके जो आप इनके विंग देखोगे, विंग दोनों ही बिल्कुल तरीके से स्ट्रक्चरली पूरे डिफरेंट है, पर दोनों का फंक्शन क्या है, उड़ने का काम है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमेलियन, दोनों के एंसेस्टर अलग हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, आई का देखने में काम करता है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन, दोनों तैरने का काम करते हैं, लेकिन दोनों के एंसेस्टर अलग हैं। स्वीट पटेटो और पटेटो, स्वीट पटेटो जो आपने खाया होगा, और वो कहाँ से मॉडिफाई हुआ है, प्लांट में रूट से मॉडिफिकेशन है। और पटेटो कहाँ से मॉडिफाई हुआ है, स्टेम से मॉडिफाई हुआ है, लेकिन फंक्शन तो सेम कर रहे हैं कि फूड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसी बात पे ये हमारा एविडेंस हुआ था। अब यहाँ पर आपके पास एक और टाइप का एक एविडेंस मिलेगा नेचुरल सिलेक्शन पे, तो ध्यान से देखिए उसको। क्या बताया यहाँ पे, एविडेंस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। तो ये एक नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन है थ्योरी से, तो मतलब आप देखिए यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इंग्लैंड के अंदर, मेलेनिज्म क्या हुआ, एक टाइप का पिगमेंट के ऊपर बता दिया इन्हें कि नेचुरल कैसे सिलेक्ट किया है, कैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ रहे हैं और कैसे डिसअपियर हो गए हैं या पॉपुलेशन कम हो गई है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म मतलब हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए। जैसे कि एक टाइम लेते हैं 1850 के अराउंड, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं थी, यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ऑब्जर्व किया गया कि वाइट मॉथ है ना, सफ़ेद कलर के जो विंग्ड वाले मॉथ हैं वो ज़्यादा थे क्वांटिटी में, अगर कंपेयर करें डार्क विंग मॉथ से। ठीक है, क्यों, ऐसा रीज़न क्या था, तो उनका ये कहना था कि लाइकेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो करती थी, क्योंकि पॉल्यूशन था नहीं, और पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ पर आपकी लाइकेन ग्रो करती है। वाइट कलर लाइकेन ग्रो करती थी कहाँ पर, ट्रीज के स्टेम पर, बार्क पर। तो वैसे तो नॉर्मली प्लांट का जो बार्क है यानी स्टेम है वो ब्राउन कलर का या डार्क कलर का होता है। ठीक है, तो लेकिन वाइट कलर लाइकेन ग्रो होने की वजह से उसका बार्क पूरा वाइट हो जाता था। वाइट होने की वजह से किसको एडवांटेज मिल जाता था, वाइट मॉथ को छिपने का। तो उनके पास एक अच्छा बैकग्राउंड एडवांटेज था, तो वो क्या हो जाती थी, वो एडवांटेज की वजह से बच जाती थी, तो कोई भी उसका जो प्रीडेटर था उसको खा नहीं पाता था। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी बढ़ती रही, तो उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया उनके बैकग्राउंड की वजह से। कौन सा बैकग्राउंड, वाइट में वाइट छुप गया। लेकिन अगर हम बात करें अराउंड 1920, तो ह्यूमन यहाँ पर ज़्यादा ही सिविलाइज्ड हो गया और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल जो है ग्रो करने लगी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे। तो क्या देखा गया कि वाइट मॉथ जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो गई और डार्क मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो देखो, नो लाइकेन ग्रो, क्यों नहीं, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करती है। इस वजह से जो ट्री का बार्क था वो वाइट की जगह डार्क ही रह गया, जैसा कि वो नेचुरली रहता है। और उसकी वजह से सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिल गया, डार्क मॉथ को एडवांटेज मिल गया बचने का। तो डार्क में अगर वाइट बैठा है तो बिल्कुल सामने दिखेगा, तो कोई भी प्रीडेटर उसको आसानी से ग्रैब कर सकता है, इजीली उसको खा सकता है। लेकिन जो डार्क है उनको छिपने के लिए टाइम मिल गया, जगह मिल गई, अच्छी मिल गई। चलो, तो नेक्स्ट जो है लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल सिलेक्शन में ही कि ड्रग रेसिस्टेंस। आप देखो कि जो फार्मर है वो कितने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सभी का यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं,
ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट फ्री हो जाते हैं। एक टाइम के बाद उस पर्टिकुलर केमिकल का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। तो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर यूज़ कर रहे हैं, ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक, आपकी बुक की लाइन है, ठीक है, कि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो सेल्स हैं और माइक्रोब्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे रेसिस्टेंट वैरायटी शो कर रहे हैं। ठीक है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने टाइम में, कुछ मंथ में और कुछ ईयर्स में, लेकिन नॉट मोर देन सेंचुरीज, मतलब हंड्रेड्स ईयर नहीं लग रहे हैं, कुछ साल लग रहे हैं या कुछ मंथ्स लग रहे हैं, बस इतने में ही वो इवोल्व कर जा रहे हैं। एक ऐसा मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि दो तरह की इवोल्यूशन होती है, वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो बेटा डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल आपके सामने है, एडप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस नाम से, स्मॉल ब्लैक बर्ड, ठीक है, डार्विन फिंचेस स्मॉल ब्लैक बर्ड, काली कलर की बर्ड्स थी, कहाँ पर, गैलापागोस आइलैंड पे। डार्विन ने उन पे इतनी रिसर्च करी, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज हम उन ब्लैक बर्ड्स को डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। तो उनका जो ओरिजिन था, जो बर्ड्स थी वो कैसी थी, सीड ईटर थी, लेकिन धीरे धीरे इवोल्व हुए, पता चला कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, खाना कम है, सीड ज़्यादा नहीं है, इतनी सारी जो बर्ड्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेगी, तो उन्होंने धीरे धीरे इवोल्व कर लिया। कुछ वेजिटेरियन बन गई, जो लीफ ईटर हो गई, कुछ वहाँ पे इंसेक्टिवोरस हो गई, यानी अदर इंसेक्ट को ईट करने लग गई। तो इस टाइप से उनकी बीक का शेप और साइज बदलने लगा, और वो इवोल्व होते होते आज डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज बन गई हैं, जो कि पहले तो सेम टाइप की स्पीसीज थी, अब अलग अलग टाइप की स्पीसीज बन गई है। तो उसका एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक में ही यहाँ पर एक डायग्राम है, देखिए, वेराइटी ऑफ बिग्स ऑफ फिंचेस देट आर फाउंड इन द गैलापागोस आइलैंड। तो देखो इसका शेप देखो बड़ा, इसका बिल्कुल नैरो, इसका ज़्यादा ही नैरो हो रहा है, ये देखो किस टाइप का। तो ये बिग जो है अलग अलग फूड हैबिट के हिसाब से चेंज हो गई है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस क्या होता है। एडप्टिव रेडिएशन में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है। तो एडप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलियन, इनका क्या है कि ये जितने भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए अपने ही स्टमक वाले एरिया में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर ये और उनको ग्रोथ करने के लिए एक इन्वायरमेंट देते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे मार्सुपियल्स हैं, यानी कि ये डायरेक्ट बच्चे को ग्रो करवा के उनको मिल्क फीड करवा के ऐसा नहीं चलेगा। इनमें क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल बैग होता है, जैसे कंगारू में भी आपने कभी देखा होगा कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक में, कि अपने बच्चे को ये अंदर रख के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें प्लेसेंटल मेमेलियन में अवेलेबल नहीं होती है। ये कौन से मेमेलियन है, मार्सुपियल मेमेलियन है, ठीक है। चलो तो देखो, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बेंडेड एंटेटर, मार्सुपियल रेट, कैंगरू भी बोलते हो कंगारू, वोम्बैट, बेंडिकूट, कोवला, मार्सुपियल मोल और सुगर ग्लाइडर, ये सारे के सारे किसी एक ही एंसेस्टर से बने हैं। पर देखो वेरिएशन कितना आया है। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, एक एडप्टिव रेडिएशन है कि एंसेस्टर तो एक है, लेकिन हाँ चलो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं है, एडप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो वही जो डाइवर्जेंट मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंट का मैंने क्या बताया था आपको कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है, और वो अगर अपने बच्चों को जन्म दे रहा है, और वो आने वाली जो पॉपुलेशंस हैं फर्दर मिलियंस में जो आ रही हैं ईयर्स में, उनमें अलग अलग फूड और नेचर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने अलग अलग जगह ली, अलग अलग खाना चूज़ किया और अलग अलग इन्वायरमेंट में रहे, तो उनमें वेरिएशन आया, तो वो डाइवर्जेंट हो गए, डाइवर्स हो गए। तो वहीं पर यही सेम कॉन्सेप्ट है एडप्टिव रेडिएशन, एडप्ट कर लिया उनने अलग अलग नेचर को, और रेडिएट हो गए, रेडिएट मतलब फैल गए अलग अलग इन्वायरमेंट में, और उस तरीके से उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को अडॉप्ट कर लिया। तो इनके ऊपर बॉडी पे भी क्या हो गया, अलग अलग टाइप की आपको चीज़ें दिखने लग गई कि अलग अलग, यहाँ पे देखो आप बॉडी शेप कितना डिफरेंस है, सभी का फूड हैबिट भी चेंज मिल जाएगा आपको, लेंथ वेंथ वगैरह, पूंछ देखो इसकी, ये ठीक है। ओके, यहाँ तक काफ़ी है, इस पर ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करना, ठीक है। साथ में देखो यहाँ कुछ और भी बताया, प्लेसेंटल मेमेलियन इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेसेंटल मेमेलियन, ठीक है, क्या है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर इन द सेम रीजन विल क्रिएट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो बेटा, ये एक एंसेस्टर है, इसके जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, है ना, एडेप्टिव रेडिएशन आ गई। एक और एंसेस्टर है, उसके भी बच्चे एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक एंसेस्टर है, एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। तो आप देखो कि ये बच्चे जो इस तरफ आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में सेम काइंड ऑफ हैबिटेट है, सेम टाइप का फूड अवेलेबल है,
सेम टाइप के प्रीडेटर हैं, सेम टाइप के इंसेक्ट हैं, सेम टाइप का नेचर है, ठीक है, पानी, हवा और टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पूरे इकोसिस्टम का सब कुछ सेम है। तो ये अलग अलग एंसेस्टर से जो इनके ऑर्गेनिज्म आए हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके जो फंक्शंस हैं ना वो सेम होने लग जाएंगे। यानी कि मैं आपको कुल मिला को यही कह रहा हूँ कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज कॉल्ड इज रिलेटेड टू द एनालोगस ऑर्गन। यानी कि एंसेस्टर तो डिफरेंट है पर उनके जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर सेम एरिया में सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, तो उनके धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है वो फंक्शन जो है उनकी बॉडी का सेम होने लग जाता है। भले ही उनका जो एंसेस्ट्री अलग हो, लेकिन धीरे धीरे सेम हैबिटेट में रहने की वजह से फंक्शन सेम हो जाता है। तो एक टाइप का ये एनालोगस ऑर्गन भी यहाँ पे शो कर सकता है, ठीक है। तो एक टाइप का क्या हुआ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया कि इन्होंने अपने फंक्शन को कन्वर्ज कर लिया, एक जैसा कर लिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपके एनसीईआरटी का बुक का डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ना आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवा के इसको अपने घर पे जरूर लगाना। मॉर्निंग में जब उठें आप इसको देखें, आप इसको ना फोटो, इसके ये जो डायग्राम है इसको इसके नाम के साथ याद करना है कि ये सारे के सारे प्लेसेंटल मेमेलियन है और ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं दोनों मेमेलियन, पर इसमें प्लेसेंटा है और इसमें मार्सुपियल्स क्या होते हैं, सिंपली थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि अपने बच्चों को और प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे जन्म लेने के बाद ये अपनी बॉडी में ही स्टमक के बाहर आउटर साइड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये वहाँ पे उनको रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये पावर है इनमें, मतलब पावर तो क्या है, कैरेक्टर है इनके पास। तो मोल देखो, दोनों टाइप के मोल हैं, तो ये प्लेसेंटियल मोल है, ये मार्सुपियल मोल है। ये एंटीटर है, ये देखो नॉम्बेट, ये भी एक टाइप का एंटीटर है। पर देखो बॉडी का शेप, साइज, खाना, ईटिंग हैबिट सब कुछ सेम हो गया इनका, पर इनके ना पेरेंट्स तो अलग हैं, इनके एंसेस्टर तो बिल्कुल अलग हैं। ये भी रेट है, ये भी रेट है, पर इन दोनों का ये आप ये मत समझना कि इन दोनों के रेट के जो एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक आएंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग जगह से आया है और ये अलग जगह से आया है, लेकिन सेम हैबिटेट, सेम फूड शेयर होने की वजह से धीरे धीरे स्ट्रक्चर भी सेम होने लग गए। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम, ये देखो ये है फ्लाइंग स्क्वेरल और ये फ्लाइंग स्फेलेंजर है। तो अलग बॉडी शेप, डिज़ाइन और फंक्शन बिल्कुल देखो कितना सिमिलर लगने लग गया है। लेकिन अगर आप इनको देखोगे, इनके एंसेस्ट्री तो अलग अलग है, इनकी भी एंसेस्ट्री अलग है, इनकी भी एंसेस्ट्री अलग है, लेकिन सेम हैबिटेट में रहने की वजह से इनमें सेम काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होने लगे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर शोविंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में और प्लेसेंटल मेमेलियंस के बीच में, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, लेमार्क का कहना है कि यूज़ और डिसयूज़ के ऊपर काम होता है ज़्यादा, कि जैसे जिराफ जो है, बड़े छोटे छोटे अगर नेक वाले जिराफ हैं और धीरे धीरे खाना, अगर पेड़ों की हाइट बढ़ रही है, खाना नीचे अवेलेबल नहीं है, तो वो ऊपर वाली पत्तियों को खाने के लिए धीरे धीरे अपनी नेक को लॉन्ग कर लेंगे। तो लेमार्क का ऐसा कहना है, लेकिन डार्विन इसके अपोजिट बोलते हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा। वो बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन है। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब जो नई नई जनरेशन आएगी वो नई नई चीज़ें को एडॉप्ट करेगी, और एडॉप्ट करने के साथ साथ उसमें अगर वो नेचर में फिट हो रही हैं, नेचुरल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेगी। इस टाइप से एवोल्यूशन होगा। तो यूज़ और डिसयूज़ को फेवर नहीं करते हैं डार्विन जी। डार्विन जी फेवर करते हैं इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन को, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को नहीं। देखो यूज़ और डिसयूज़ तो ऐसे मैं बोल दूं कि मैंने आज जाके अगर हम सब 6 पैक ऐप बनाने लग जाएं, ठीक है, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो सभी 6 पैक ऐप के साथ ही जन्म लेगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चेंज हो रहा है और जेनेटिक लेवल पे चेंज हो रहा है, तो वही आगे जाके क्या होगा, जनरेशन में दिखेगा। तो ये कौन बोलता है, डार्विन जी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उन्होंने, डार्विन जी ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी। उस थ्योरी में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है, ध्यान से देखिएगा। उनका कहना था इवोल्यूशन ग्रेजुअल होगा, मतलब कंटिन्यूस चलेगा। पॉपुलेशन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में वेरिएशन होगा, पर होना जरूरी है। सम ऑफ दिस कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर वहाँ पर क्या होंगे, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को अच्छे से क्या करेंगे, एडप्ट कर लेंगे, तो उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा और साथ में वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच एडप्ट मोर, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडप्ट करेगा, वेल एडप्ट करेगा इन्वायरमेंट को, वो क्या होगा, सिलेक्टेड बाय द नेचर, और इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल रेट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी को जन्म देंगे। एंड एडप्टेबिलिटी मस्ट बी इनहेरिटेबल, जो भी एडप्टेशन हो रहा है वो जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए। जेनेटिक लेवल पे होगा तभी तो वो नई जनरेशन में इनहेरिट किया जा सकता है। ओके, चलो आगे क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नेचुरल सिलेक्शन,
नेचुरल सिलेक्शन कब होगा, ये भी उसी इवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन ने दी थी उसी के ऊपर है। आप इन 4 पॉइंट को याद रखना। नेचुरल सिलेक्शन तभी होगा जब क्या होगा, नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होंगे, और पॉपुलेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से वैरायटी में होने चाहिए, तभी उनके मेंबर्स में जो अलग अलग वैरायटी हैं वो सिलेक्टेड होंगी, कुछ अनसिलेक्ट होंगी, तो जो सिलेक्ट होंगी वो बेटर सर्वाइव करेगी। वेरिएशन आर जनरली इनहेरिटेड, जो भी वेरिएशन होगा वो जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए, तभी वो नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। पॉपुलेशन साइज स्टेबल एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, तो पॉपुलेशन साइज जो है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब एकदम खतरनाक चेंज नहीं होना चाहिए। और किसको छोड़ दो आप, सीजनल जो फ्लक्चुएशन चलती है सीजन के अंदर जो होता है उसमें भी वो क्या होना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए, एकदम पॉपुलेशन में बहुत बड़े चेंजेस नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होने चाहिए। ठीक है, अब थॉमस माल्थस, इन्होंने 1700 का जो टाइम था ना, उसी में एक पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें दी थी, इन्होंने बहुत काम किया था पॉपुलेशन के ऊपर। तो डार्विन जी क्या है, इससे इन्फ्लुएंस हुए, और डार्विन की थ्योरीज में भी इनसे मिलती जुलती चीज़ें थोड़ी मिलती हैं। ओके, सो ये याद करने का था इसलिए यहाँ जमा दिया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट हैं वापस, ह्यूगो डिवरीज और डार्विन, ये दोनों वापस अपोजिट हो गए। ह्यूगो डिवरीज ने एक प्लांट लिया इवनिंग प्राइमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओनोथेरा। ठीक है, ओनोथेरा लेमार्कियाना। इस पर उन्होंने काम किया और देखा कि बहुत सारे वेरिएशन उनको सडनली मिल जाते हैं, यानी कि एक या दो जनरेशन में ही उनको सडनली लार्ज डिफरेंस सीन इन द पॉपुलेशन। तो उनका ये कहना था कि इवोल्यूशन जो हो रहा है वो एक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और म्यूटेशन जो है वो लार्ज हो रहे हैं, बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और जैसे ही बड़ा म्यूटेशन हुआ और नई स्पीसीज बन जाती है। मतलब इवोल्यूशन धीरे धीरे होने वाला कहानी नहीं है, वो एकदम से आता है, रैंडम आता है, रोज नहीं होता है, पर जब भी होगा वो डायरेक्ट नई स्पीसीज क्रिएट कर देगा। ह्यूगो डिवरीज का मेन क्या कहना है कि जो मेजर वेरिएशन होते हैं, बड़े वेरिएशन होते हैं, लार्ज वेरिएशन होते हैं, रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप उसको क्या समझ नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि किस वाले एरिया में अब म्यूटेशन होने वाला है। तो इस तरीके से स्पीसीज का क्या होता है, जनरेशन होता है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में बहुत बड़े लेवल पे म्यूटेशन हो जाना सोल्टेशन कहते हैं, और इससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा किसका कहना है, ह्यूगो डिवरीज का। लेकिन इसका उल्टा किसका है, डार्विन जी का। उनका कहना है वेरिएशन छोटे होते हैं, ग्रेजुअल मतलब कंटिन्यूस होते हैं, रैंडम नहीं होते, कभी भी हो जाएंगे, रेगुलर होते रहते हैं, और डायरेक्शनल होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो वेरिएशन होते जा रहे हैं। ओके, चलो अब हम कुछ लास्ट पार्ट पे पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये वाली इक्वेशन उन्होंने दी है, जिसमें पी एंड क्यू को बताया गया है डिफरेंट टाइप के एलिल्स के। तो बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि ये इक्वेशन एक इक्विलिब्रियम में बनाई हुई है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, जितना भी इसका क्वांटिटी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा 1। ठीक है, मतलब जितने भी अलील जीन पूल हैं, ठीक है, वो एक पॉपुलेशन में सेम रहेगा। अगर कोई भी चीज उसके अंदर चेंज ना हो तो कौन सी जैसी चीज है, जैसे इन्होंने कुछ 5 पॉइंट दिए हैं, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझें तो पूरा समझ में आएगा, अभी कंटिन्यू बने रहें। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये अगर एक जैसी रहेगी तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीसीज जनरेट नहीं होगी, जो स्पीसीज है वो वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर कुछ फ्लक्चुएशंस वहां पे देखने को मिलती है, क्या मिलती है, फ्लक्चुएशंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि जीन माइग्रेट, पता चला एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ जीन्स थे, कुछ अलील्स थे, वो माइग्रेट कर गए, किसी दूसरी पॉपुलेशन चले गए, तो यहाँ पर्टिकुलर अलील कम पड़ गए, तो उन अलील की कम होने की वजह से ये वाली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पे नई स्पीसीज बन जाए, जीन फ्लो भी इसका दूसरा नाम है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, बेटा ये एक छोटा सा आप बोतल समझ लो कि एक बोतल है, और इसमें बोतल में अलग अलग कलर की कैंडीज डाल दी है और रैंडमली डाल दी है। अब क्या हुआ, एक बोतल खुल गई और एकदम इसको फेंक दिया, फेंकने से कुछ ऊपर ऊपर की जो कैंडीज थी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की थी, उनमें से 10 कैंडी बाहर चली गई। ठीक है, आप समझना कि जो बाहर चली गई वो डेथ हो गई उनकी, समझ लेना, है ना, और जो अंदर रह गई वो जिंदा है। लेकिन ये तो एक रैंडम हुआ ना। अब देखो इस बोतल को जो हमने फेंका, रैंडमली फेंका, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो बॉल्स थी वो रैंडमली अरेंज थी, तो सपोज करते हैं कि यहाँ ऊपर वाले नेक में रेड कलर की बॉल ज़्यादा थी,
ऐसे ही मान लेते हैं रेंडमली कि ज़्यादा थी, कुछ यहाँ पे भी होगी रेड, पर यहाँ ज़्यादा थी, लेकिन उस जेनेटिक ड्रिफ्ट वजह से, मतलब एक क्या बोलते हैं एक इन्वायरमेंट के किसी सडन एक्शन की वजह से, जो कि फिक्स नहीं था कि ऐसा होगा, पर उसकी वजह से कुछ 10 रेड बॉल निकल गई और रेड बॉल की क्वांटिटी कम हो गई। तो अब देखो, अगर इनकी पॉपुलेशन कम होगी रेड वालों की, तो रेस्ट ऑफ द जो दूसरे पॉपुलेशन उनको तो टाइम मिल जाएगा ग्रो करने का, तो वो ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो देखो इसमें भी वेरिएशन आ गया कि यहाँ के जो पर्टिकुलर जीन अलील थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, यहाँ पे एक नई स्पीसीज जनरेट हो सकती है। तो जो नई स्पीसीज बनेगी उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जिसकी वजह से ये नई पॉपुलेशन बनी है उसको बोलेंगे फाउंडर्स। ये कहाँ काम करता है? सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करता है ये वाला लोग, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो आप इसको इस टाइप से संभालिएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इस तरीके से हो गया। फिर होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन की क्या कहानी है कि म्यूटेशन अकर रैंडमली और वेरी स्लो, ठीक। रिकॉम्बिनेशन, आपने देखा होगा गैमेटोजेनेसिस जब होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, कियाज्माटा फॉर्मेशन, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, इस टाइप की चीज़ें देखी हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक जीन का, पर्टिकुलर जीन्स का एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन भी होता है कि किसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा ही फेवर मिल रहा है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये आपकी बुक का ही एक डायग्राम है। मान लेते हैं कि ये ओरिजिनली अभी स्पीसीज इस टाइप से हैं। यहाँ पे फिनोटिपिक फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये पर्टिकुलर बीच वाली लाइन दिख रही है। यहाँ पर कुछ फिनोटाइप्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नेचर में ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं और वो आगे पिक पर ग्रो कर रहे हैं। तो अब देखो, ये जो बीच वाली लाइन है, ये तो कुछ सिमिलरिटी इन वाले कैरेक्टर से भी रख रही है, इनसे भी रख रही है। मतलब दोनों टाइप के कैरेक्टर इनके पास अवेलेबल हैं और इन दोनों टाइप के कैरेक्टर नेचर में ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पिक नैरो होता जा रहा है। तो मीडियम साइज इंडिविजुअल जो है वो फेवर्ड में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में यही अच्छे कैरेक्टर ही ज़्यादा ही पीक पे आ रहे हैं, तो वो ऊपर वाला जो पीक है वो और ज़्यादा नैरो होता जाएगा, यानी पॉपुलेशन इसी टाइप की और बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि नेचर में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा फेवर मिल रहा है, तो ये वाला सारा का सारा डाउन जाएगा और ये वाला पिक ऊपर हो जाएगा। तो देखो बेटा, पहले पिक कहाँ था, इस वाले लोकेशन पे, धीरे धीरे पॉपुलेशन का जो पिक था वो शिफ्ट हो गया, तो जो पिक यहाँ आ रहा था वो यहाँ चला गया, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हम इसको डायरेक्शनल क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा चल रहा है, तो ये स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ये क्या हुआ, डायरेक्शनल हुआ। लेकिन आप यहाँ देखो ध्यान से कि अगर बीच नेचर में जो कुछ चेंजेस हुए जो कि इन मिड वाले रीजन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको वो फेवर ही नहीं कर रहा है कि इस टाइप के कैरेक्टर उसको नहीं चाहिए, वो एडप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो साइड के ये जो दोनों टाइप की पॉपुलेशन है जो यहाँ पे कैरेक्टर अवेलेबल हैं वो नेचर में ज़्यादा सूटेबल है। तो देखो पिक तो ख़त्म हो गया, दो अलग अलग पिक जनरेट हो गए जो कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर होने वाले ऑर्गेनिज्म के पास है। ओके, सब हाइपोथेटिकल है और ऐसी चीज़ें नेचर में देखी गई हैं। ओके बेटा, अब जो मैं लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टेबल बना के लाया हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जियोलॉजिकल टाइम है और यहाँ पर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो मैं अगर बात करूँ 2000 मिलियन ईयर एगो की, तो बताया गया है कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनती है 2000 साल पुराने, मिलियन ईयर अगर हम बात करें 2000 मिलियन ईयर पहले, तो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म बनी है जो कि प्रोबेबली उनमें से कुछ फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर बनने चालू हो गए 2000 साल पहले, ठीक है। अराउंड 500 मिलियन ईयर एगो ऐसा बोला जाता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो फॉर्म होने चालू हो गए थे, इनवर्टिब्रेट्स बनने लग गए थे, ठीक है ना। और 350 मिलियन, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में डाली है, 350 मिलियन ईयर पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हुई है, जैसे कि जो लेस फिश जो है वो इवॉल्व होने लग गई थी, ठीक है। जो लेस फिश मतलब जिनके पास जो नहीं है, ठीक है, जिसमें आप अब आगे बढ़ सकते हैं कि जो फर्स्ट लैंड इन्वेडेड जो थे ऑर्गेनिज्म वो कौन थे, इन्वेडेड किसने किया था, प्लांट्स ने। सबसे पहले लैंड पर कब्जा किसने किया था, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म था कौन था, वो था प्लांट्स। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। कुछ फिश ऐसी भी थी जिनके पास जो फिन्स थे वो स्टाउट और क्या थे, स्टाउट और स्ट्रॉन्ग थे, तो वो क्या कर सकते थे, वो
टेरेस्ट्रियल ऊपर भी आ सकते थे, लैंड एरिया पे भी आ सकते थे, तो वापस पानी में भी जा सकते थे, मतलब ऊपर बाहर अंदर बाहर करने लगे, यानी किस टाइप के एम्फीबियन टाइप्स की कुछ क्वालिटी आने लगी उनमें। तो 1938 में साउथ अफ्रीका के अंदर हमें एक फिश मिली जिसका नाम था सिलेसेंथ। सिलेसेंथ जो सिलिकेंथ भी बोलते हैं इसको, सिलिकेंथ फिश जो मिली, जो एक टाइप की लोब्ड फिन फिश है। और ये लोब वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस में मिलती हैं, रेप्टाइल्स में, सॉरी एम्फीबियंस में मिलती हैं। ये लोब्ड वाली चीज़ें किस में मिलती हैं, एम्फीबियंस में। तो ये माना जाता है कि ये किसकी एंसेस्टर रही थी, फ्रॉग की और सेलेमेंडर की। लेकिन हम पहले सोचते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन नहीं, वो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल थी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, एम्फीबियन धीरे धीरे क्या हो गए, इवोल्व हो गए और किस में बदल गए, रेप्टाइल में। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एम्फीबियन पूरी तरह से खत्म हो गए और रेप्टाइल बन गए, उनमें से एम्फीबियन इवोल्व हुए, यानी एम्फीबियन भी हैं और उनमें से कुछ धीरे धीरे कुछ इवोल्व हुए और रेप्टाइल बन गए। और रेप्टाइल में क्या क्वालिटी बन गई कि वो जो एग देते थे, अंडे रखते थे, वो थे थिक्ड। थिक्ड मतलब होते हैं मोटे, और मोटा शेल था उनका बिल्कुल। और इसकी वजह से वो क्या होते थे, उनके अंडे जो है वो ड्राई नहीं होते थे, सूखते नहीं थे। इस वजह से उनका एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंट उसी एग के अंदर होता है। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर तक रेप्टाइल्स ने बहुत कब्जा किया, पूरा डोमिनेट किया अर्थ को अच्छे तरीके से। फिर जाइंट फर्न्स भी उस पर्टिकुलर एरिया में टेरिडोफाइट में कुछ स्टार्टिंग में कुछ टाइम में थे, और धीरे धीरे फिर वो कोल्ड डिपॉजिट में बदल गए, यानी कोयले बन गए, अंदर सेडिमेंट में दब गए। 320 मिलियन ईयर एगो की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि सी वीड, समुद्री घास बनने लगे और कुछ अदर प्लांट्स भी फॉर्म हुए। अब 200 मिलियन ईयर एगो पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। लैंड रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बैक इनटू द वाटर, हमेशा के लिए वो पानी में चले गए, उनको मज़ा नहीं आया था लैंड एरिया में। तो एक बार वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आया और वापस से वो कहाँ चले गए, पानी में। और पानी में इवोल्व होके वापस से क्या बन गए, फिश। यानी पहले पानी में थे, फिर धरती मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आए और वापस एक्वाटिक हैबिटेट में चले गए। तो वो किस टाइप के फिश है, लाइक रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल टाइप के ही फिश हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म का हमने नाम रखा है इक्थायोसोर्स। ठीक है, इक्थायोसोर्स एक ऐसा फिश है जो कि रेप्टाइल्स जैसा दिखता है, जो कि उसके जो एंसेस्टर हैं वो रेप्टाइल्स थे, मतलब ऐसा समझ लो आप। ठीक है, तो यही तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में एक इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना कि उनमें से एक जो डायनासोर्स है जिसका नाम है ट्राइनोसोरस रेक्स। ठीक है, डायनासोरस नहीं, ये ट्राइनोसोरस रेक्स हैं, जो कि बिगेस्ट रेप्टाइल्स के अंदर से आता है। कितना हाइट था इसका, 20 फीट हाइट था। और इसके जो टीथ थे वो फियरसम डेगर बोलते हैं, ह्यूज मतलब बहुत बड़े, फियरसम डेगर मतलब भयानक थे, मतलब बहुत बड़े दांत थे उसके पास। तो ये कौन सी ईयर की बात हो रही थी, 200 मिलियन ईयर। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स तो बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन अब आता है वो वाला टाइम 65 मिलियन ईयर एगो, जब डायनासोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे, सडनली गायब हो गए थे। रीज़न दो हो सकते हैं, या तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मर गए, या फिर वो इवोल्व होके बर्ड बन गए, पक्षी बन गए, बर्ड्स बन गए। ठीक है, और आज भी स्मॉल साइज रेप्टाइल, जो छोटे वाले रेप्टाइल्स थे उस टाइम के, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारी बुक की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इवोल्व्ड मेमल्स वर विविपेरस एंड श्रीव लाइक। तो बेटा इससे क्वेश्चन आता है कि जो मेमेलियन बने तो वो किस टाइप के थे, तो वो विविपेरस थे, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते थे, और श्रीव लाइक थे, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे थे। और आफ्टर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मेमेलियन ने क्या किया, पूरी तरीके से अर्थ को डोमिनेट कर लिया। आज तक मेमेलियन ही इसको डोमिनेट कर रहे हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मतलब जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं जो बनी हैं वो क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं। तो जैसे कहीं पे कहीं पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, कहीं पे जो जो प्लेट से वो हटती है तो वहाँ पे धीरे धीरे वॉल्केनो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो दो इन्फॉर्मेशन है। साउथ अमेरिका किसके साथ ज्वाइन हो गया, नॉर्थ अमेरिका। उसकी वजह से साउथ अमेरिका पे रहने वाले मेमल्स जैसे कि हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, बियर और रेबिट, उनको खाया गया किसके एनिमल्स के द्वारा, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले फौना मतलब एनिमल्स। उनको अच्छे तरीके से मतलब क्या किया, मतलब एज अ प्रीडेटर ये काम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के। तो इस टाइप से इनका मतलब ओवर रिडन हुआ और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और नॉर्थ अमेरिका के फौना अच्छा खाने लग गया, अच्छा करने लग गया, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। तो एक टाइप का ये भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट भी एक नेचर का ही पार्ट है। ठीक है,
फिर आता है पाउच लाइक मेमेलियन, जिसको हम मार्सुपियल्स बोलते हैं। कहाँ पर मिले थे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इनका भी क्या होने लग गया? इवोल्व होने लग गया, क्योंकि वहाँ अदर कोई मेमेलियन अवेलेबल नहीं थे और यही मेमेलियन थे, तो इनको मजे, इनको कोई क्या बोलते कंपटीशन नहीं करना पड़ा और यही आगे बढ़ गए। ठीक है, देखो बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना। ये स्केलेटन जो 3 दिख रहे हैं बेटा, ये दोनों तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के हैं, ठीक है। अब ये चिंपैंजी के ही हैं, लेकिन ये बच्चे के हैं, बच्चे चिंपैंजी के हैं और ये एडल्ट के हैं। तो एडल्ट तो बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जो बच्चा है उसका जो वो किससे मैच कर रहा है? वो ह्यूमन बींग के स्केलेटन से ज़्यादा मैच कर रहे हैं बजाय उसके खुद के एडल्ट वाले फॉर्म से। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन है कि हम कहीं ना कहीं इधर से ही आए हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी तो बदलती है। ठीक है, चलो, origin of man, which is the last and important topic of this evolution chapter. origin of man, Dryopithecus, Ramapithecus, 2 तरह के लोग थे जो 15 मिलियन ईयर एगो अवेलेबल थे, आज से 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, जो कि हेयरी थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी। ठीक है, समझ गए होंगे सीधी सीधी बात। ड्रायोपिथेकस किसके जैसे थे? एप लाइक, और रामापिथिकस किसके जैसे थे? मैन लाइक। कुछ फॉसिल्स हमें मिले 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, बताया जाता है कि वो इतने पुराने होंगे, जो कि कहाँ, कौन से रीजन से मिला? इथियोपिया और टैंजानिया, इस वाले रीजन से मिले। और ये क्या रिवील करते हैं? ये बताते हैं कि जो प्राइमेट्स हैं वो कौन से एरिया से मिल रहे हैं हमें? ईस्टर्न अफ्रीका। यानी कि धीरे धीरे ये प्राइमेट्स अपनी लोकेशन बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ह्यूमनिड फीचर, यानी कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है और वो अलग अलग जगह इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आज से 2 मिलियन ईयर एगो की बात है, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहते हैं। और उनकी मेन कहानी, ये 2 याद रखना आप बेटा, वो स्टोन के वेपन का यूज़ करते थे बचने के लिए, हंटेट करने के लिए, किसी को मारने के लिए। ठीक है, तो स्टोन का वेपन यूज़ करते थे। ईट फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट को ईट करते थे, मीट ईटर नहीं थे। और सम ऑफ देम, उनमें से देखा गया कुछ बोन्स थी ऐसी जो आज के टाइम से मैच नहीं करती है, वो कुछ इंटरमीडिएट थे। ठीक है, वो बोन्स किसकी थी? ना पूरी तरीके से एप की थी, ना पूरी तरीके से मैन की थी, यानी एप और मैन के बीच के कुछ लग रहे थे। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये ना तो एप लाइक है ना या मैन लाइक है, ये इसके बीच के कहीं के हैं। ठीक है, होमो हिबिलस, ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 650 से 800 सीसी। और डू नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। इनका जो मेन देखा जाता है फीचर, वो क्या था? ये स्टोन के टूल्स बनाते थे। ठीक है, स्टोन टूल्स बनाते थे, ये इसको याद रखेगा, स्टोन के टूल्स। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने क्या देखा था? वो स्टोन के वेपन्स बनाते थे। और क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे। और ये मीट नहीं खाते, यानी ये भी फ्रूट्स ही खाते हैं, वेजिटेरियन थे। लेकिन देखो, होमो इरेक्टस की कहानी क्या है? 1.5 मिलियन ईयर एगो की बात है। इनका ब्रेन साइज 900 सीसी, लेकिन ये क्या ईट करते थे? मीट को खाते थे। और कुछ फॉसिल्स हमें मिले जावा के अंदर, जो कि 1891 में, जो कि होमो इरेक्टस को शो करते हैं। निडरथल मैन जो है, वो उसका ब्रेन साइज और बढ़ गया धीरे धीरे, जो आज से कितने टाइम पहले हमारे पास एग्जिस्ट थे, 1 लाख ईयर से लगा के अभी तक के जो 40,000 ईयर पहले की बात है, इसके बीच में रहे थे। और ईस्ट सेंट्रल एशिया में इनका जो लोकेशन थी। दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। अगर कोई चीज़ उनके डेड बॉडी है तो उनको जला देते थे, और साथ में अपने आप को क्या करते, दफना भी देते थे। और प्रोटेक्ट देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पहनते थे या कहीं छुपते थे, ऐसा कुछ करते थे। होमोसेपियंस जब आए, आज से कितने टाइम की पुरानी बात है? 75,000 से लगा के अभी तक 10,000 के बीच की, इसमें ही हमारे इवॉल्व हुए हम। तो वी आर होमोसेपियंस। सो इन अफ्रीका, वहाँ पर इनका ज़्यादा अच्छा खासा जो रोल है, वहाँ पे ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। और बाद में वो जाके क्या हो गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट में ग्रो करने लगे। तो इसलिए इंडिया में हम आ गए, कहीं चाइना है, कहीं पे अमेरिका है, तो हमारे जैसे बहुत सारे हैं, क्योंकि हम ही तो होमोसेपियन हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में मूव कर गए थे। प्री हिस्टोरिकल केव आर्ट, ये 18,000 साल पहले एक आर्ट बनाई गई थी। उसके मतलब जो चीज़ें मिली, कार्बन डेटिंग करते हैं तो हमें यही कुछ एरिया मिलता है कि 18,000 साल पुरानी वो केव आर्ट है। एग्रीकल्चर धीरे धीरे 10,000 ईयर पहले ही हम लॉन्च कर चुके हैं, हम इतने स्मार्ट हो गए थे और एग्रीकल्चर करने लगे। मतलब सीड हमें समझ में आने लगा कि इस बीज को बोएंगे तो ये वाली फसल आएगी, और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गए। सो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। इसका पूरा ढंग से रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है, डीप इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से इसको इतना टाइम लगा है। पूरा का पूरा आप अपना भी नोट्स प्रिपेयर करें और
अच्छे से नीट में प्रिपेयर करें। ओके, 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करी है। सो ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।